आज हम हिंदी में संधि और उसके कुछ उदाहरण करेंगे। आइए अभ्यास करते हैं। हमने तीनों प्रकार संधि के पढ़ लिए, संधि के नियम देख लिए और अब हम इसके कुछ उदाहरण अभ्यास करने के लिए करते हैं। चलो पहला देखिए, धर्म जमा अर्थ। ये स्वर संधि का उदाहरण है, दिख रहा है। ए में संधि हो रही है और यहाँ आकर आ बन जाएगा, धर्मार्थ। ए क्या बनेगा, आ, धर्मार्थ बन जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, दीर्घ हो रहा है, बड़ा हो रही है मात्रा। कवि जमा इंद्र, क्या बन जाएगा, कवींद्र। ध्यान दीजिएगा, इधर भी ई की मात्रा है, छोटा ई, ये भी छोटा ई जाकर क्या बन रहा है, बड़ा ई, दीर्घ हो रहा है। स्वर संधि का प्रकार है दीर्घ संधि, उसके उदाहरण है ये। नर जमा ईश, क्या बन रहा है, नरेश। जहाँ पर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ए प्लस ई, ए बन रहा है, यानी गुण संधि है ये, स्वर संधि का एक प्रकार। आगे देखते हैं, भो जमा अन, भवन। अव की ध्वनि कौन सी संधि में आती है, स्वर संधि की अयादी संधि है ये, भवन। अब देखिए, जहाँ पर हलंत लगे होते हैं वो क्या है, व्यंजन संधि है। उत जमा लास, यानी तय वाला नियम है। यहाँ पर व्यंजन संधि के तय संबंधी जो नियम हमने पढ़े थे, उत जमा लास, तय के बाद अगर ल आ जाता है तो वो तय भी आधे ल में बदल जाएगा, उल्लास। तय के बाद अगर ज आ जाता है तो वो त डबल ज बन जाएगा। देखिए, सज्जन, ये तय आधे ज में बदल गया, सज्जन। ये तय संबंधी नियम है। तय के बाद लय आ जाए तो तय भी लय बन जाएगा, तय के बाद ज या झ आ जाए तो तय भी ज या झ बन जाएगा। ये हमने पढ़ा था, ये नियम है व्यंजन संधि के। ये 6 संबंधी नियम है। इस उदाहरण में देखिए, वी जमा छेद। तो अगर इस तरह आ जाए, यहाँ पर ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, 6 से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और बाद में 6 आ जाए तो यहाँ पर च भी लग जाएगा साथ में, विच्छेद। अनु जमा छेद यानी अनुच्छेद। ठीक है, ये 6 संबंधी नियम है व्यंजन संधि के। आगे देखिए, सम जमा योग, संयोग अनुस्वार लग जाएगा अगर मैं के बाद कोई भी व्यंजन है। व्यंजन तीन तरह के हमने पढ़े, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्मीय व्यंजन। और य र ल व अंतस्थ व्यंजन में है, आता है य। तो सम जमा योग, मैं के बाद य आ रहा है तो ये संयोग, मैं जो है वो अनुस्वार बन जाएगा। सम जमा तोष, मैं अनुस्वार बन जाएगा, संतोष। सम जमा श, संशय बन जाएगा। ये मैं से संबंधित नियम है, अनुस्वार बन जाएगा मैं के आगे कोई भी व्यंजन आता है तो। अब आगे चलिए, पय जमा द, क्या बनेगा, पयोध। विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले अगर ए आता है और बाद में हमने पढ़ा था किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है, तीसरा चौथा या पांचवा भी, तो ओ में बदल जाएगा ये विसर्ग। तो द क्या है, तो थ द तीसरा है, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण कोई भी आ जाए तो ओ बन जाएगा ये विसर्ग, इसलिए यहाँ पयोध बन रहा है। इसमें देखिए, मनह जमा हर, ये जो विसर्ग है ओ में बदलेगा क्योंकि यहाँ पर है आया है। विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र ल व और है ये आ जाए तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा।
मनोहर, इसलिए मन जमा हर का बना मनोहर। आगे देखिए निर्गुण, नी जमा गुण, इसमें विसर्ग है वो रे में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, इसका भी नियम है, यानी स्वर का ए आ को छोड़कर कोई भी विसर्ग से पहले स्वर आता है, ए आ छोड़कर बाकी के जो 11 स्वर हैं उनमें ए आ को छोड़ दो, बाकी का कोई भी, यहाँ कौन सा स्वर आ रहा है नी में, ई जमा गुण, यानी आगे तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए तो वो रे में बदल जाएगा। ठीक है, इसी में भी देखिए नमः जमाते, ये से वाला नियम है, यहाँ पर विसर्ग से में बदल रहा है। ये हमने पढ़ा था त यथ आए विसर्ग के बाद तो वो विसर्ग से में बदल जाएगा, आधा से, नमस्ते, यहाँ ये नियम है। आगे देखिए निह जमा ठुर, निष्ठुर, विसर्ग के बाद अगर टठ आ जाए तो षटकोण वाला आधा स लग जाता है विसर्ग की जगह, निष्ठुर। ये हमने उस संधि में विसर्ग संधि के नियम है। यहाँ पर उत्त जमा लेख, कौन सा नियम है, तय का नियम, तय के बाद लय आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तय का लय बन जाएगा, उल्लेख। अब आगे देखिए महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ये दो मात्राएं कौन सी संधि में लग रही है, यहाँ पर आ और ए की संधि हो रही है, यानी स्वर संधि है और दीर्घ हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो रही है, वृद्धि हो रही है, सॉरी दीर्घ नहीं वृद्धि संधि है, ये वृद्धि हो गई है मात्रा में, महेश्वर्य। परिजमा नाम, अगर री के बाद न आता है तो वो न में बदल जाएगा, परिणाम। अधय जमा पतन, अब ये देखिए ये हमने एक नियम पढ़ा था कि विसर्ग के बाद प या क आता है तो वो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, यथावत रहेगा। इसमें यही है, विसर्ग के बाद प आ रहा है तो अधय पतन। प्रातः काल, प्रातः काल ज्यों का त्यों रहेगा ये, क्योंकि विसर्ग के बाद क आ रहा है, विसर्ग के बाद क आ रहा है, अतः जमा करण, ये रहेगा अतः करण। ठीक है, इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने हैं, नियम पढ़ने हैं और अपनी हिंदी व्याकरण में से बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ संदेह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। धन्यवाद।